हेलो एवरीवन। क्लास 12th केमिस्ट्री के बैच में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12th केमिस्ट्री के बैच के अंतर्गत हमने आपको लास्ट हेडिंग पर वुर्ज अपक्रिया और फ्रैंकलैंड अपक्रिया के बारे में जानकारी दी थी। आज हम लोग उसके आगे की बात करेंगे और एक नया हेडिंग है जिसका नाम है फिटिग अपक्रिया। इंग्लिश में कहते हैं फिटिग रिएक्शन, FITTIG, फिटिग रिएक्शन। इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपका वुर्ज अपक्रिया होता था जिसमें हम लोग हेलो एल्केन लेते थे दो और उसका रिएक्शन सोडियम के साथ कराते थे, उसी तरीके से फिटिग अपक्रिया में क्या होगा कि दो हेलो एरीन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? दो हेलो एरीन। मान लीजिए हमने क्लोरोबेंजीन ले लिया, यह एक क्लोरोबेंजीन हो गया और यह दूसरा क्लोरोबेंजीन। इसकी क्रिया सोडियम के साथ, कितने सोडियम? दो सोडियम। सोडियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में जब आप करवाएंगे तो होगा क्या कि यहां से 2NaCl आपका बाहर निकल गया और बेंजीन को हमने क्या कर दिया? एक साथ जोड़ दिया। बात समझ में आ रही है? यानी कि फिटिग अपक्रिया के अंदर जिस प्रकार से वुर्ज में हेलो एल्केन की क्रिया सोडियम से कराते थे, उसी तरीके से फिटिग में आप हेलो अरीन ले लेंगे, उसकी क्रिया सोडियम से कराएंगे, आपका 2NaCl बाहर निकल जाएगा और बेंजीन के साथ बेंजीन आपस में क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। जब बेंजीन और बेंजीन आपस में जुड़ जाता है तो इसे डाइफेनिल कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइफेनिल। तो पेपर में कभी कभी आता है कि कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल। तो क्या करेंगे हम? क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम के साथ करा देंगे, यहां से 2NaCl आपका बाहर हो जाएगा और बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाएगी। इसे हम लोग फिटिग अपक्रिया कहते हैं। बात समझ में आ रही है? फिर से ध्यान से समझिए। जैसे वुर्ज अपक्रिया दो हेलो एल्केन को आपस में जोड़ता था, उसी तरीके से जो फिटिग रिएक्शन है वह दो हेलो एरीन को आपस में जोड़ता है। यह भी क्रिया सोडियम के साथ उसी प्रकार से ड्राई ईथर यानी कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में संपन्न कराई जाती है। बात क्लियर हो गई? तो अब फिटिग अपक्रिया, फिटिग रिएक्शन के बाद हम लोग जो अगले टॉपिक की बात करते हैं फिटिग रिएक्शन के, तो अगले टॉपिक के अंतर्गत हमारा आता है एक रिएक्शन, उसका नाम है उलेमान रिएक्शन। जैसे आपने वुर्ज पढ़ा और वुर्ज से ठीक जुड़ा हुआ फ्रैंकलैंड रिएक्शन पढ़ा, उसी तरीके से आप फिटिग पढ़ोगे और फिटिग से ही जुड़ा हुआ एक रिएक्शन है, उसका नाम है उलेमान रिएक्शन। इसमें आप क्या करोगे? फिर से हेलो अरीन लोगे, दो हमने क्लोरोबेंजीन लिया, हम क्लोरोबेंजीन ले रहे हैं, आप क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो कुछ भी ले सकते हो। इसका रिएक्शन जैसे फिटिज में सोडियम के साथ कराए थे, इसमें हम लोग कॉपर के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं? कॉपर के साथ कराते हैं। तो जब कॉपर के साथ कराते हैं तो यहां से CuCl2 बाहर हो जाता है और आपका दोनों क्लोरोबेंजीन क्या हो जाता है? एक साथ जुड़ जाता है, यानी कि डाइफेनिल का निर्माण करता है। तो ध्यान दीजिए, हमने 4 रिएक्शन पढ़ाए हैं। वुर्ज अपक्रिया जो दो हेलो एल्केन को जोड़ने का काम करे और एल्केन का निर्माण करे। इसके बाद हमने आपको पढ़ाया है जो है फ्रैंकलैंड अपक्रिया, यह भी वही कार्य करता है लेकिन सोडियम की जगह पर जिंक का। आज हमने जो आपको पढ़ाया है वह है फिटिग अपक्रिया। इसमें दो हेलो अरीन सोडियम की उपस्थिति में करते हैं और डाइफेनिल का निर्माण करते हैं। और उसके बाद जो है उलेमान रिएक्शन के बारे में हमने आपको जानकारी दी है। इसमें दो क्लोरोबेंजीन कॉपर के साथ क्रिया करके डाइफेनिल का निर्माण करते हैं। ये चारों रिएक्शन देखा जाए तो एक ही जैसा है और पेपर में चारों में से अधिकतर आते रहते हैं क्वेश्चन। तो इसके बारे में आप ध्यान से जानिएगा, ध्यान से पढ़िएगा और अपने एग्जामिनेशन में लिखिए। इन रिएक्शंस के बाद जो अगला इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि आपके कोर्स में है, उस रिएक्शन का नाम है
वुर्ज-फिटिज रिएक्शन, वुर्ज-फिटिग अभिक्रिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है और पेपर में कई अलग अलग नामों से भी पूछा जाता है, अभी हम आपको बताएंगे। तो जैसे आपने वुर्ज पढ़ लिया, वुर्ज किसके साथ होती थी? हेलोएल्केन के साथ। फिटिग पढ़ लिया, फिटिग किसके साथ होती थी? हेलोअरीन के साथ। अब की आप क्या पढ़ने जा रहे हैं? इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, यानी कि आप एक हेलोएल्केन ले लेंगे RX और एक आप हेलोअरीन ले लेंगे, यहां लीजिए हमने यह ले लिया। इसका रिएक्शन सोडियम के साथ 2Na के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में करा दीजिएगा। होगा क्या? यहां से 2Na और X आपका बाहर जैसे होता है, तो यह 2NaX आपका बाहर हो जाएगा, प्लस बेंजीन रिंग के ऊपर क्या बन जाएगा? R बन जाएगा। इस अभिक्रिया को कहते हैं वुर्ज-फिटिज अभिक्रिया। वुर्ज अभिक्रिया में केवल 2 हेलोएल्केन रहता है, फिटिज में 2 हेलोअरीन रहता है और सोडियम के साथ क्रिया होती है। लेकिन वुर्ज-फिटिज में एक हेलोएल्केन लेते हैं, एक हेलोअरीन लेते हैं, इसकी क्रिया सोडियम के साथ कराते हैं, हमें उत्पाद का निर्माण प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए, पेपर में एक बार क्वेश्चन ऐसे भी आया हुआ है कि क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन बनाइए। अब कई लोगों को टॉलुइन नहीं पता है, कई लोगों को अगर क्लोरोबेंजीन नहीं पता है तो वह रिएक्शन नहीं करा पाएंगे। तो सबसे पहले क्लोरोबेंजीन आप लिख लीजिए, ये हमने लिख लिया क्लोरोबेंजीन, और इसका रिएक्शन कराया हमने यही CH3Cl के साथ 2Na का। ठीक इसका ये एग्जाम्पल है। फिर क्या होगा? यहां से 2Na और Cl आपका बाहर बचेगा क्या? बेंजीन के ऊपर CH3। बेंजीन के ऊपर अगर CH3 लग जाता है तो 11th में बताया गया है कि जब बेंजीन के ऊपर CH3 होता है तो इसे टॉलुइन कहते हैं। यानी कि पेपर में वुर्ज-फिटिज अभिक्रिया क्या है, वुर्ज-फिटिज रिएक्शन क्या है, ये तो पूछा ही जाएगा। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि हाउ वुड यू कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन इनटू टॉलुइन। आप क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन कैसे बनाते हो यह बताइए। तब आप क्या करोगे? एक क्लोरोबेंजीन ले लोगे, एक आप क्लोरोमेथेन ले लोगे, सोडियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराओगे, तो जो आपका बनने वाला उत्पाद है वह आपका टॉलुइन हो जाएगा। तो ध्यान दे दीजिए, अभी तक हमने जो इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी कोई बताई चीजें उसको हम एक बार बता देते हैं। वुर्ज में क्या था? RX और RX का क्रिया सोडियम के साथ 2Na के साथ, यहां से 2NaX बाहर हो गया, R और R एक साथ हो गए, ये था वुर्ज। फ्रैंकलैंड में क्या था? RX और RX एक साथ था, रिएक्शन जिंक के साथ था, R और R एक साथ हो गया, यहां से ZnX2 बाहर। फिटिग में क्या था? फिटिग में क्लोरोबेंजीन था, क्लोरोबेंजीन ले लिया, दूसरा क्लोरोबेंजीन ले लिया, रिएक्शन कराया वही 2Na के साथ, 2NaX आपका बाहर, 2 डाइफेनिल आपस में जुड़ गए। वहीं पे फिटिग का जो छोटा भाई उलेमान में क्या था? यहाँ कॉपर हो गया, तो यहाँ पर बनने लगा CuX2। और वुर्ज फिटिग में क्या था हुआ? हमने आपको बताया कि एक क्लोरोबेंजीन ले लीजिए और एक आप हेलोएल्केन ले लीजिए, यहां से रिएक्शन इसका 2Na के साथ करा दीजिए, तो आपका 2NaX बाहर हो जाएगा और बेंजीन के ऊपर R आ जाएगा। यह कई सारी चीजें हम आपको बता चुके हैं, इसके बारे में हमने आपको जानकारी दी थी। क्लियर है बात? तो यह सारे रिएक्शन आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग इस चैप्टर की आगे की और भी चीजों की जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या है कि जो हेलोएल्केन होता है R और X, इसकी जो बंध प्रकृति होती है, मतलब जो बॉन्ड का नेचर होता है, वह होता है न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन। क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन, इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन। जितने भी हेलोएल्केन होते हैं आप याद कर लीजिए
कि हैलो एल्केन हमेशा न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं ही देता है। क्यों देता है, यह प्रश्न पेपर में आता है कि हैलो एल्केन कौन सी अभिक्रिया देता है और क्यों, तो आप कहिए कि हैलो एल्केन न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन देता है। क्यों देता है, इसके पीछे रीजन है, क्योंकि ये जो एक्स होते हैं, एक्स यानी कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक होते हैं। मतलब विद्युत ऋणात्मक का मतलब है इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले। तो यह एक्स इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, जिसके ऊपर एक्स के ऊपर आंशिक पॉजिटिव चार्ज, आंशिक धनावेश पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और आर के ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज रहता है। जब निगेटिव आर के ऊपर होता है तो आर के ऊपर कौन सा अटैक करता है, पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव वाला का हम लोग पहले ही हेडिंग में पढ़ा चुके हैं कि जो पॉजिटिव वाला अटैक करने वाले होते हैं उन्हें न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। बात समझा रही। इसीलिए जो भी आपके हैलो एल्केन होते हैं वह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते। क्लियर है बात। अच्छा, फिर अब इसके आगे की हम लोग और जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके बाद आपका जो अगला हेडिंग है वह है हैलो एल्केन का भौतिक गुण। हैलो एल्केन सामान्य ताप पर गैस की अवस्था में पाए जाते हैं। हैलो एल्केन का जो क्वथनांक होता है उसके बारे में हम बता दें तो उनका क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट अणुभार के समानुपाती होता है। जैसे एक हमने हैलो एल्केन लिख दिया CH3Cl और एक लिख दिया C2H5Cl। परीक्षा में पूछा जाए बताओ इसमें और इसमें किसका बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक ज्यादा है, तो आप वजन निकालोगे, अणुभार निकालोगे। CH3Cl में कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 3 है, और क्लोरीन का 35.5। टोटल निकालोगे तो 12 3 15 35 5 40 50 50.5 आएगा। और वही इसका निकालोगे तो 12 दूना 24 प्लस 5 35.5 35 5 40 2 60 4 64.5। अब बताइए इन दोनों में किसका वजन ज्यादा है, C2H5Cl का। तो नियम कहता है कि उस हैलो एल्केन का क्वथनांक ज्यादा होगा जिसका अणुभार ज्यादा हो। तो यहाँ पर अणुभार किसका ज्यादा है, C2H5Cl का। नाम क्या है, क्लोरोएथेन। तो जिसका अणुभार ज्यादा होता है उसका क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। बात क्लियर है, फिर से समझिए। हैलो एल्केन में जिस हैलो एल्केन का क्वथनांक ज्यादा होता है उसका जिसका अणुभार ज्यादा होता है उसका क्वथनांक भी ज्यादा होता है। आप खुद ही सोचिए 5 किलो आलू है और 10 किलो आलू है, आपको दे दिया जाए, कहा जाए उबालिए, तो भाई जो 5 किलो है वो कम वजन है, वह जल्दी उबल जाएगा, और जो 10 किलो है उसमें वजन ज्यादा है तो उसमें 5 की अपेक्षा टाइम क्या लगेगा, समय ज्यादा लगेगा। इसलिए जिसका वजन ज्यादा होता है उसका अणुभार भी ज्यादा होता है। यह एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए। इसके बाद जो अगला टॉपिक है क्वथनांक से ही रिलेटेड है। मान लीजिए अगर दो कंपाउंड का अणुभार सेम हो गया, मॉलिक्यूलर वेट जो है वो सेम हो गया। जैसे हम एक एग्जांपल लिखते हैं, देखिए ठीक, CH3 CH2 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 Cl, CH3 CH3 CH2 CH CH3 CH3, यहाँ पर एक Cl लगा दो, Cl, CH3 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 CH2 Cl। इन पांचों यौगिक का जो फार्मूला है वह है C5H11Cl। पांचों का भार भी समान है क्योंकि भाई सब में कार्बन 5 है तो 12 25 60, हाइड्रोजन 11 है तो 11 और क्लोरीन 35.5 है। आप वजन गिरिए 60 30 90 95 96 106.5 वजन आया। तीनों का वजन 100 सेम है, 106.5 है, 106.5। अब आपसे पूछा जाए बताओ
इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो जब वजन समान हो जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट शाखा के आधार पर निकाला जाता है। शाखा यानी कि ब्रांच। ध्यान दीजिए, अगर वजन समान है भाई, तीनों पिछले क्वेश्चन में वजन समान नहीं था, एक का ज्यादा था एक का कम था, तो जिसका ज्यादा था उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। लेकिन अगर वजन समान है तो जो क्वथनांक होता है ना, वह शाखा यानी कि ब्रांच के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। शाखा कैसे पता करते हैं? देखिए, एक मेन चेन है, इसके अगल बगल कोई चेन निकली हुई है नहीं, इसमें जीरो शाखा। इसमें क्या है कि एक CH3 ऊपर निकला हुआ है, इसमें एक शाखा। इस वाले में क्या है, दो CH3 निकले, एक ऊपर निकला एक नीचे निकला, तो इसकी कितनी शाखा है? दो शाखा। जिसकी एक भी शाखा नहीं है उसका क्वथनांक सबसे ज्यादा होता है, जिसकी दो शाखा है उसका कम, और इसका जो है वो क्या होगा, मिडिल वाला बीच में हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि नियम कहता है जिस हैलो एल्केन की शाखा नहीं है उसका अणुभार समान होने पर क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा। बात समझ में आई? तो यह आज के लिए हमारे इतना ही। अब इसके बाद हम लोग कल बात करते हैं।